हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो आज हम करते हैं हमारे लास्ट 15 जो 2019 के क्वेश्चंस बच गए थे, यानी 136 टू 150। स्टार्टिंग फ्रॉम 136 क्वेश्चन, इसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है एल, और हमें एल जेड की स्टेट्स बतानी है, एल जेड की पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि एल को निकाला कैसे जा सकता है। एल का निकालने का फॉर्मूला होता है एल इंटू एल प्लस वन, जो ये स्टेट दी हुई है, इंटू एच बाय टू पाई इज इक्वल टू जो हमें एल की वैल्यू गिवन है उसकी इक्वेट कर दो। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी एल स्क्वायर प्लस एल माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो दो रूट्स आए 4 और -5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती होगी सबको, सिंपली सॉल्व हो जाएगी। अब एल की वैल्यू हम -5 नहीं ले सकते, माइनस वाली वैल्यू नहीं उठा सकते, तो हम वैल्यू लेंगे 4। तो हमारे पास एल की वैल्यू इस वाले स्टेट में आ गई 4। 4 के लिए एल जेड की वैल्यू ली जाती है -L टू L, यानी -4 -3 -2 -1 0, 0 भी इंक्लूड होगा, 1 2 3 4, यानी ये टोटल कितनी वैल्यूज बन गई 9। तो हमारे पास एल जेड की 9 वैल्यूज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 137। एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे खुद नहीं आता, मैंने कहीं से सॉल्यूशन देकर लिखा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में थोड़ा रहता ही है कि ना ही करूँ तो बेटर है। तो इस क्वेश्चन में हमें ड्रैग फोर्स दी हुई है जो बीवी है, और हमें ये बोला हुआ है कि किस स्पीड से जो पार्टिकल है वो रेस्ट से वर्टिकली फॉल होगा। तो इसके लिए हमें पता है कि अगर कोई चीज़ नीचे फॉल कर रही है तो उसका एक तो वेट लगेगा mg, और उस पर ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। अगर पार्टिकल कहीं भी जा रहा है तो उन लोग दोनों की मिलके फोर्स, एक नेट फोर्स लगेगी उसके ऊपर। वो नेट फोर्स डिसाइड करेगी कि पार्टिकल नीचे जाएगा या ऊपर। तो यहाँ पर हमारा जो आएगा ड्रैग फोर्स माइनस वेट इज इक्वल टू नेट फोर्स आ जाएगी। ये यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दो dv/dt, और m को पूरे से डिवाइड कर दो। नाउ वी गेट दिस इक्वेशन। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, एंड दिस इक्वेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है vt इज इक्वल टू ए जो यहाँ कैपिटल ए लिख लो, मतलब वो वाला ए नहीं है जो यहाँ सोच रहे हो, ए ई रेस टू पावर माइनस बी टी बाई एम प्लस बी। ए और बी यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं, जिनको अगर ये पुट करोगे फॉर v इज इक्वल टू 0 टू 0, इसमें पुट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस बी। इन दोनों की जो वैल्यूज आएंगी वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगी, और इनकी वैल्यूज जो है अगर हम जनरल सॉल्यूशन से ही निकाले तो इनकी वैल्यूज मिलेगी जो इसका कॉफिशिएंट है g बाय में, जो इसका कॉफिशिएंट है यानी कि b बाय m, ये कॉफिशिएंट आ गया। अब a या b किसी एक की वैल्यू निकल जाए, दूसरी उसके माइनस में हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी और ये नेगेटिव, तो हमारी इक्वेशन में पुट करते इन दोनों की वैल्यूज ये आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समटाइम कुछ क्वेश्चन, देखो मैं हमेशा बोलती हूँ हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नहीं होता, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा फिजिक्स में हर एक पार्ट स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं टॉपिक्स छोड़ देती हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। तो आप भी ऐसे कुछ टॉपिक्स छोड़ सकते हो जो आपको लगे कि आपको, कुछ टॉपिक्स होते हैं चाहे कितने इजी हो आपके दिमाग में पड़ते नहीं वो। मुझे ये सॉल्यूशंस याद ही नहीं होते किसी भी इक्वेशन के, चाहे कितनी सिंपल इक्वेशन हो। तो मैं इन टॉपिक्स को छोड़ के चलती हूँ। रेस्ट इज़ योर चॉइस, अगर आपको ये चीज़ें जल्दी याद होती हो तो आप याद रख सकते हो। बट मैंने पहले ही बोला है कि बीएससी एमएससी के जो टॉपिक्स हैं उनमें से बहुत ही कम क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी ज़्यादातर 85% जो पेपर है आपका वो +1 +2 के टॉपिक्स से ही बनता है। सो उन्हीं पे थोड़ा सा फोकस करो। बाकी जो बाकी क्वेश्चंस है वो तो आपके लक पे हैं, आएंगे तब कर लेना, नहीं आएंगे तो उन्हें छोड़ देना, क्योंकि 60 के 60 तो आप अटैम्प्ट वैसे भी नहीं कर सकते, अटैम्प्ट ही नहीं कर सकते, मार्क्स आना तो बहुत दूर की बात है। Now moving to next question 138.
इसमें हमें दो लो टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, डिबे टेम्परेचर दिए हुए हैं, दो सॉलिड्स के ए बी और एक्स वाई 300 एंड 250 केल्विन। हमें बोला है कि उनकी हीट कैपेसिटी 5 केल्विन पे ए बी कितनी है, तो हमें एक्स वाई की निकालनी है। जनरल सी बात है, जब दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो उसका कोई जनरल फॉर्मूला जरूर होता है, एंड दैट फॉर्मूला इज दिस। किसी की डीबे कांस्टेंट, डीबे इक्वेशन बोलते हैं इसको। डीबे इक्वेशन से अगर हमें हीट कैपेसिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है CV इज इक्वल टू 1, ये जो है ये कांस्टेंट है, ये याद ना भी रखो तब भी चलेगा, T बाय थीटा नॉट का क्यूब। थीटा नॉट यहाँ पर डीबे टेम्परेचर है जो आपको क्वेश्चन में दिया है, और T वो टेम्परेचर है जहाँ पे आपको हीट कैपेसिटी निकालनी है। तो आपको CV जो है एक्स वाई और ए बी दोनों की कंपेयर ही करनी है, रेशियो निकाल दो, जिसकी निकालनी होती है उसे हमेशा ऊपर रखना। दिस इक्वेशन बन गई, क्योंकि कांस्टेंट से दोनों में कांस्टेंट तो सेम आएंगे, कट गए दोनों के कांस्टेंट्स, तो अब ये इक्वेशन बच गई। अब यहाँ पर आप देखो जो दोनों के टेम्परेचर दिया हुआ है वो दोनों का 5 केल्विन दिया हुआ है, तो वो भी इक्वेशन से कटे जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ ये बचा, थीटा ए बी का और एक्स वाई का। इसका ए बी का कितना दिया हुआ है 300, एक्स वाई का दिया हुआ है 250, इसे पुट कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास। और ये कितना दिया हुआ है 0.05। ये इक्वेशन बन गई हमारी पूरी। इसे सॉल्व करो। सॉल्व करने का भी तरीका है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, सबके अपने सिंपलेस्ट शॉर्ट वेज होते हैं सॉल्व करने के, वो सीख लो, वो कर लो। या जैसे 5 से 5 कट दिया, ये कितना बन गया 216, नीचे बच गया 25 और 100। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे सिंपली 25, देखो 5 से डिवाइड करने ना इजी होते हैं, सिंपल डिवाइड कर लो 25 और 216, तो आपका आ जाएगा। इसी में फिर डेसिमल लगा दो, नीचे अगर 100 बच रहा हो ना उसे बचा लेना, लास्ट में डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन डिवाइड करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बड़ी टर्म्स मत रखना डिवाइड में, छोटी टर्म्स रखना। ऐसा मत सोचना ये कट सकते हो तो इन्हें काटो आपस में 2 पे, और फिर और नहीं नीचे टर्म्स बढ़ती रहेंगी और आपको डिवाइड करने मुश्किल हो जाती है। इसलिए तो ये आ गया हमारा आंसर, ये है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है किसी के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, और हमें क्या निकालना है, उसका वॉल्यूम डेंसिटी रो निकालनी है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने वाला नहीं था ये, सिर्फ इसमें एक ये चीज़ पढ़नी है और एक ये चीज़ पढ़नी थी। नाउ लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। हमें ई की दिया हुआ है इतना, ई का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, ई एनक्लोज बाय क्यू एनक्लोज, मतलब क्यू उसके अंदर जितना है बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये तो जनरल फॉर्मूला है कूलम्स लॉ से। अब हमें क्या लेके आना है, रो लेके आना है इसमें वॉल्यूम डेंसिटी। उसका अगर आपने क्यू का फॉर्मूला पढ़ा हो तो वो क्या होता है, वॉल्यूम डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पर वॉल्यूम क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और चार्ज डेंसिटी रो, क्यू का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे हमने क्यू के लिए ये पुट कर दिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू आर। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इंटीग्रेशन है, जो ये 4 पाई है उसको तो कट कर दिया। अब हमने क्या किया, रो को निकाल लिया अलग, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन बना लिया, किसके लिए, आर स्क्वायर और ई के लिए। नाउ यहाँ पर हमारा बच गया, इसका ई की वैल्यू पुट कर दो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, के आर की पावर 4, इसको कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, ये आ गया हमारे पास, कट कर दो, तो दिस इज द लास्ट फॉर्मूला फॉर द रो आर फॉर वॉल्यूम डेंसिटी, ये बच गया। कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, बस वहाँ सोचना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला एक्चुअली हमें यूज करना चाहिए और क्वेश्चन में एक्चुअल में कितना पढ़ना है। तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो हो जाएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, लास्ट अपना पेपर उठा के देखना, उसमें मैंने सॉल्व करवाया हुआ है ये क्वेश्चन। स्टिल दोबारा बता देती हूँ, एक SHM है जिसका टाइम पीरियड है 8 सेकेंड, उसमें बोला है कि उसने फर्स्ट सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर किया उसकी रेशियो लेनी है जिस सेकंड में उसने कितना कवर किया उसके साथ। यानी कि सपोज वो यहाँ से यहाँ मूव किया तो उसने इतना तो कर लिया 1 सेकंड में कवर, और इतना कर लिया 2 सेकंड में कवर।
यानी ये इसकी रेशो बाय में इसकी रेशो, ना कि इसकी टोटल की। तो कैसे निकालना है? टाइम पीरियड हो गया इसका 8 सेकेंड। इसका फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का? एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू हम इन द फॉर्म ऑफ टाइम पुट कर सकते हैं 2 पाई/t इंटू टी। अब ये तो सब हमारे पास होंगे। अगर हम फर्स्ट सेकंड के लिए निकालें तो स्मॉल टी की वैल्यू 1 पुट कर दी, कैपिटल टी की 8, तो हमारे पास आ गया साइन पाई/4। साइन पाई/4 मतलब 45 डिग्री, और उसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2। ये आ गया एक्स, जब 1 सेकंड के लिए ट्रैवल किया उसने। जब 2 सेकंड के लिए ट्रैवल करेगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ये पुट कर दिया 2, ये पुट कर दिया 8 ना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पाई/2। साइन पाई/2 क्या होता है 1, तो एक्स क्या आ गया? x2 की वैल्यू ये आ गई। यानी पहले 1 सेकंड में उसने इतना, 1 सेकंड में उसने a/√2 कवर किया, 2 सेकंड में उसने a कवर किया। सो उसने जो रेशियो निकालनी है हमें क्या है? पहले से की और दूसरे की, मतलब 2 में से 1 माइनस कर दो। ठीक है, तो दोनों इनकी वैल्यूज पुट कर दो। नाउ वी हैव दिस, सॉल्व कर दो। a तो कट ही जाएगा ऊपर नीचे डिनोमिनेटर से कॉमन लेके, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ये मैंने एक पेपर में पहले भी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसको इंपॉर्टेंट समझ के कर लेना। नाउ 142, इसमें हमें इक्वेशन दी हुई है pv² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी कंडीशन गलत है, या कौन सी कंडीशन सही है। तो उसके लिए जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें चारों ऑप्शंस चेक करने पड़ते हैं। सो लेट्स सी, चारों ऑप्शन चेक करने से पहले हमें अपनी खुद की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। pv² इज इक्वल टू c कॉन्स्टेंट, यानी p जो है v² के प्रोपोर्शनल है इनवर्सली। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? p1 p2 बाय v2 v1 का होल स्क्वायर। लेकिन हमें t के साथ भी इक्वेशन चाहिए, तो हम यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। pv इज इक्वल टू nRT। p की वैल्यू क्या आ गई? nRT बाय v। यानी कि अगर हम इसको p को t की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी दिस, t1 t2 बाय p1 p2 इज इक्वल टू p2 बाय v1। अब इस इक्वेशन के बेसिस पे चारों ऑप्शन चेक करो। पहले ऑप्शन में बोला है कि अगर p1 बड़ा है p2 से तो t2 बड़ा होगा। नहीं, अगर p1 बड़ा है तो t1 भी बड़ा होगा, तो पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन में बोला है कि अगर v2 बड़ा है v1 से तो t2 छोटा होगा। ऑब्वियसली ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा होएगा। सो ये ऑप्शन है। लेकिन ऐसा मत करना कि आपको फर्स्ट या सेकंड पे ही करेक्ट ऑप्शन मिल गया तो बाकी दो को छोड़ दो। हो सकता है कि आपने जिसे करेक्ट समझा वो एक्चुअल में करेक्ट ना हो, थर्ड या फोर्थ में से कोई और करेक्ट हो। तो थर्ड फोर्थ ऑप्शन को भी चेक करते हुए चलना। थर्ड ऑप्शन तो इसका इनवर्स है, यानी ये गलत है। और p1 अगर बड़ा है तो v2 तो छोटा होना चाहिए ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये भी गलत है। तो चारों ऑप्शन को चेक करो, गलत को काटा मारो, ऑप्शन में वहीं काटा मारते चलो। पेन या पेंसिल होता है आपके पास, बाकी जो सही बचता है उसे टिक कर दो। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, गलत ऑप्शन को काटते हुए चलना। अब ये 143 क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है? विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और क्यू वॉल्यूम। तो हमें इनके डायमेंशनल फॉर्मूला को चेक करना है कि इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला टाइम दे रहा है, हमें टाइम की डायमेंशन दे रहा है। तो इसका मतलब हमें तीनों की क्या पता होना चाहिए? डायमेंशनल फॉर्मूला, वो पुट करेंगे। पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा हमारी टाइम की डायमेंशंस। जिस भी फॉर्मूला को सॉल्व करने से टाइम की डायमेंशन आ जाए वो हमारा फॉर्मूला करेक्ट होगा। तो ये हमने डायमेंशंस ली तीनों की। तीनों की डायमेंशंस हमने पहले फॉर्मूले में पुट करके देखी तो हमारा t आ गया, ऑप्शन ठीक हो गया। अगर नहीं आता तो हम बाकी सब में पुट करके देखते। जो ये फॉर्मूला चेक है इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करना। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, लॉजिकली पता चल जाता है कि इस ऑप्शन में पुट करके देखो ये आ जाएगा जल्दी। ऐसा मत करना पहले से पुट करना है या दूसरे ऑप्शन से पुट करके देखना है। आपको चारों ऑप्शंस चेक करने हैं, लेकिन जो ज़्यादा रेलेवेंट लगे उसमें जाके पुट करके देखना चीज़ों को। जैसे कि इसमें आपको पता है एल सारे कटना चाहिए,
ये क्या है, एल की पावर -1, ये एल की पावर 3, यानी इसका क्यूब होना चाहिए और ये सिंगल होना चाहिए। तो ऐसा ढूंढो ना जहाँ पे विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्यूब हो कहीं पे। विस्कोसिटी का क्यूब सिर्फ इसमें है, तो पहले इसे चेक करके देख लो, बाकी बाद में हो जाएगा। नाउ 114, इस क्वेश्चन में बोला है कि हमें एक वन डायमेंशनल रोड दी हुई है, उसकी जो लीनियर डेंसिटी है वो ऐसे चेंज हो रही है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? इन्होंने जो बोला है x इज इक्वल टू 0, वो लेफ्ट पे लेना है। अब अगर आप अपने हैंड्स के हिसाब से देखोगे तो राइट लेफ्ट आपका अलग होता है, अगर आप नोटबुक के हिसाब से देखोगे तो राइट लेफ्ट अलग होता है। तो ऐसे में राइट लेफ्ट में कंफ्यूज ना होके एक साइड को लेफ्ट मान लेना, दूसरी अपने आप राइट हो जाएगी। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो इन्होंने बोला कि एक रोड है, मैंने ये वाला कॉर्नर इसका लेफ्ट माना है, तो ये लेफ्ट कॉर्नर है मेरा, और इस लेफ्ट को हमने x इज इक्वल टू 0 कर लिया। अब ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? अब अगर पूरी की लीनियर डेंसिटी होती सेम, तब तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे लाई करता, लेकिन लीनियर डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये रोड कैसी है, लेफ्ट से तो पतली है और फिर धीरे धीरे इसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है, ये मोटी होती जा रही है रोड। तो अगर ये इसका सेंटर है तो इसकी सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, जहां इसका मास ज्यादा है, यानी कि थोड़ा इस साइड पे, यानी कि सेंटर के राइट पे। तो इसका आंसर क्या हुआ, देखो टू द राइट ऑफ द मिडल ऑफ द रोड, यानी राइट में लाई करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा बना के देख लिया करो, हो जाएगा। 145 क्वेश्चन, इसमें बोला है कि एक रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन है और जिसका रेस्ट मास m0 है और काइनेटिक एनर्जी है k, तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, h/p। अब हमें p निकालना है, यानी कि, लेकिन p यहाँ पर रिलेटिविस्टिकली निकालना है, p हमें कैसे नहीं निकालना, नॉर्मल p नहीं निकालना कि हम नॉर्मली निकाल लें। तो लेट्स सी कैसे करेंगे। टोटल एनर्जी क्या होती है किसी भी पार्टिकल की, उसकी रेस्ट एनर्जी प्लस, रिलेटिविस्टिक बात कर रही हूँ, रेस्ट एनर्जी प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी, ये होगी रेस्ट एनर्जी का फॉर्मूला, मार्क करके रख लो, रेस्ट एनर्जी ऑफ एनीथिंग इज m0c²। दिस इज द फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होता है। अगर हम रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला लगाएं एनर्जी के लिए, वो फॉर्मूला होता है E² इज इक्वल टू m0c⁴ p²c², यानी यहां से हम p निकाल सकते हैं और E की वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे, ये कंपेयर कर दो दोनों वैल्यूज को, इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके क्या आया k² प्लस इसका स्क्वायर m0² c⁴, यानी 2ab। इसका फॉर्मूला कैसे खोला, a + b का होल स्क्वायर, इस साइड ये है, इससे ये कट गया, हमारे पास बचा क्या, p² इज इक्वल टू k² प्लस 2k m0c²/c। p की वैल्यू अब इस फॉर्मूला में पुट कर दो, पुट करके हमारे पास ये आ गई, इसे ऑप्शन से मैच कर लेना, सिंपल। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 146। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें हमें बोला है कि एक कंपोनेंट है x का जो 4 मीटर है, y कंपोनेंट है 10 मीटर, एक वेक्टर है जिसका x कंपोनेंट 4 मीटर है, y कंपोनेंट 10 मीटर है। उसके बाद क्या किया, उसे रोटेट कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया, कहीं भी घुमाया हो कोई मतलब नहीं उससे। उसके बाद उसके एक्स वाई कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे, जो एक्स कंपोनेंट है वो डबल हो गया, यानी अगर पहले 4 था तो अब 8 हो गया, तो अब नया वाई कंपोनेंट निकाल लो। तो लेट्स सी कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को क्या देखो, पहले सपोज ये था हमारा वेक्टर, इसका 4 और 10 था कंपोनेंट, फिर इसी को थोड़ा सा घुमा दिया। अब देखो एक चीज को अगर घुमा रहे हो, उसकी लेंथ तो चेंज होने से रही बिल्कुल भी, तो उसका आर कैसे निकालोगे, बाय हम निकाल लिया, उसका पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया, मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है, उसकी लेंथ नहीं बदलेगी, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी इस वाले में, आर निकल गया हमारा, r² आ गया 116, ठीक है बिल्कुल। अब हमने इसे घुमा दिया यहाँ पर,
सपोज यहाँ शिफ्ट हो गया, अब इसका नया और नया x और नया y आएगा। नया x कितना है? 2x, पिछले वाले का डबल हो चुका है। अब नया y हमें पता नहीं कितना आया है, पर r तो वही है ना, एक डंडा रखा है, उसको चाहे तुम घुमाओ चाहे कुछ करो, उसकी लेंथ तो नहीं बदल रही ना। तो आर स्क्वायर कितना है? 116 जो हमने निकाला था। 2x कितना हो गया? 8, पहले 4 था अब 8 हो गया। y डैश निकालना है, इसे सॉल्व कर लो। y डैश स्क्वायर कितना आ गया? 52। अब 52 का अंडर रूट करना है। देखो ये एक ना अंडर रूट ना, आप लोगों को पर्टिकुलर याद है ना कि 7 का स्क्वायर करोगे 49 आएगा, 49 का अंडर रूट करोगे 7 आएगा। तो ये बीच वाले ना अप्रोक्सीमेशन से निकाला करो अंडर रूट। यानी 52 किसके आसपास पड़ता है? 49 के। यानी कि इसका अंडर रूट 7 पॉइंट समथिंग होएगा। मुझे सिर्फ इतना पता चला 7 पॉइंट समथिंग होएगा, क्योंकि अगर आप अंडर रूट निकालने वाले मेथड से निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको। प्लस आपके वहाँ कैलकुलेटर तो अलाउड ही नहीं है कि आप कैलकुलेटर पे कर लो कुछ भी। तो इसके लिए हमें अपने लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे। 52 किसके पास है? 49 के। देखो आपको प्रॉपर स्क्वायर्स याद होंगे ना, 49, फिर इसके बाद आएगा 64। ये तो 7 का है, ये 8 का है। तो इन दोनों के आसपास 52 किसके पास है? इसके। यानी कि इसका अंडर रूट 7 पॉइंट समथिंग आएगा। अब आंसर चेक करो, क्या हमें पर्टिकुलर आंसर निकालना है? नहीं, 7 के आसपास वाला सिर्फ एक आंसर है, 7.2। यानी 7.2 इज द आंसर। इतना मत निकालना, इतनी कैलकुलेशंस भी मत करना जहां रिक्वायर्ड ही ना हो। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 147। अब ये क्वेश्चन फिजन फ्यूजन देख के लोगों ने छोड़ा, बट ये क्वेश्चन किस चीज का था? पावर और एनर्जी का। इस पे एक भी फॉर्मूला अगर फिजन या फ्यूजन का लगा हो तो देख लेना। इस पे सिर्फ पावर का फॉर्मूला लगा है, सिर्फ पावर का। अब क्वेश्चन क्या था? इन्होंने बोला कि एक फिजन हुई न्यूक्लियस में यूरेनियम के, जिसने 200 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस की, लेकिन हमें 2 किलोवाट एनर्जी चाहिए थी। तो बताओ कितनी फिजन करवाएं? तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हमें टोटल एनर्जी कितनी चाहिए। एक फिजन की एनर्जी हमारे पास है, नंबर ऑफ फिजन्स निकल जाएंगे। कैसे? एनर्जी इन वन फिजन कितनी प्रोड्यूस हुई? 200 मेगावाट। इसे पहले जूल में चेंज करो। पहले मेगावाट, मेगा को हटाएंगे 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटाने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरा सॉल्व करके आ गया हमारे पास 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻17 जूल। ठीक है, एक फिजन में हमारे पास इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। पावर कितनी चाहिए? इतनी। पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी इनटू टाइम। अब इसमें नंबर ऑफ फिजन मल्टीप्लाई कर देंगे कि एक फिजन से जितनी पावर आ रही है मल्टीप्लाई हमें टोटल जितनी चाहिए। अब यहां पर एनर्जी हमारे पास है, पुट कर दी। टाइम कितना मांगा ऊपर? अगर आप क्वेश्चन में देखो टाइम, तो इट विल पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। और नंबर ऑफ फिजन एन हमें निकालना है। पावर कितनी थी? 2 किलोवाट। किलोवाट को वोट में चेंज कर लो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। ये आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। अगर आपको थोड़ा सा सॉल्व करना आता तो आपको पता होना चाहिए 100/16 होता है जो, वो होता है 6.25। याद रखने वाली चीज है ये कुछ कैलकुलेशंस याद हो जाती हैं प्रैक्टिस करते करते। तो यहाँ पर मैंने वही यूज किया, तो ये मेरा आंसर। इतनी एन की वैल्यू चाहिए थी, इतने फिजन्स, इतनी रिएक्शंस करवानी थी, इतने फिजन्स करवाने थे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है कि एक ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर है जिसमें बेस एमिटर और बेस कलेक्टर है हमारे पास, जंक्शन। तो उनके रेजिस्टेंस बताने थे कैसे होंगे। पहली चीज, इसमें कॉमन क्या है? बेस। तो इसका मतलब कलेक्टर हमेशा आउटपुट में लगता है, तो RBC क्या हो गया? आउटपुट। और RBE क्या हो गया? इनपुट। ये चीज तो लिख लो। अब एक ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, सब ऑसिलेटर, सबके बारे में एक बात बताती हूँ कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसका इनपुट का जो रेजिस्टेंस होता है वो बिल्कुल लो होता है, और आइडियल के लिए 0।
और आउटपुट का रेजिस्टेंस वेरी वेरी हाई होता है, यानी इन्फिनिटी तक भी चला जाए तो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। अब इसमें देखो कि ऐसा ऑप्शन कौन सा है। इसमें ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक है, आर बी ई वेरी लो और आर बी सी इज वेरी हाई। बस मैंने साफ ही बता दिया। इनपुट जो होता है इसके दो सर्किट बनते हैं, इनपुट सर्किट एंड आउटपुट सर्किट। इनपुट सर्किट के लिए रेजिस्टेंस ये है, आउटपुट के लिए ये है। अगर आपको कभी भी याद ना रहे तो याद रखना जो कलेक्टर होता है वो ज्यादातर आउटपुट में होता है। अगर वो कॉमन नहीं है ना तो वो आउटपुट में होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रांजिस्टर के बारे में पता है तो आप ये चीज एनालाइज कर लोगे जल्दी। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर 150 क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लो। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक स्मॉल एस्ट्रॉयड है, वो सन के अराउंड घूम रहा है आर नॉट ऑर्बिट में एंड विद स्पीड वी नॉट। अब उस एस्ट्रॉयड के ऊपर खड़े होकर एक रॉकेट लॉन्च कर दिया। अब उस एस्ट्रॉयड के ऊपर खड़े होकर एक रॉकेट लॉन्च कर दिया जिसकी स्पीड कितनी है, v इज इक्वल टू अल्फा वी नोट। ये v जो है वो सन के रिलेटिव स्पीड है, तो हमें अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कितनी होगी ताकि वो सिस्टम से बाउंड रहे, बाहर ना भाग जाए। अब कैसे करना है ये क्वेश्चन, लेट्स सी। जो एक चीज आप लॉन्च करोगे अगर उसे बाउंड रखना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस उसकी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आपको अगर पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला था g इंटू मास ऑफ दैट प्लैनेट या एस्ट्रॉयड जिसके ऊपर खड़े हैं, स्मॉल एम मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच इज लॉन्च्ड, जिसे लॉन्च करने वाले हैं उसका मास, एंड आर नॉट इज द मतलब जहां तक वो बाहर जा सकती है, जितनी रेंज में वो गई है। ये होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब अगर इसे बाउंड रखना है तो ये 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब हमारे पास आ गई ये इक्वेशन, v को हमने पुट कर दिया अल्फा वी नॉट स्क्वायर, पहली इक्वेशन आ गई। अब जो ये वी नॉट है वो वी नॉट क्या थी, एक्चुअली हमारी एस्ट्रॉयड की वेलोसिटी जब वो ऑर्बिट में घूम रहा है, किसके, सन के अराउंड। तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर नॉट। यहां से ये फॉर्मूला ऊपर पुट कर दो इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करते ही हमारे पास आ गया ये वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसल, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो अल्फा की वैल्यू √2 या √2 होगी मैक्सिमम वैल्यू टू बाउंड इन दैट स्टेट। इससे कम हो सकती है लेकिन √2 से ज्यादा नहीं हो सकती ड्यू टू दिस कंडीशन। अगर हम इक्वल टू की जगह लेस देन लगाते तो अल्फा की वैल्यू क्या आती, अल्फा इज लेस देन √2। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी हमें, तो मैक्सिमम कितनी आ सकती है, √2। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा 2019 का कंप्लीट होता है पेपर। आई जस्ट होप, इसके बाद मेरे पास 2 पेपर और बचे हुए हैं, 2017 और एक और पेपर है, कहते हैं कि लोग वो 2014 का पेपर है। आई डोंट नो वो कब का पेपर है, बट वो पेपर मुझे सही लग रहा है सॉल्व करने के लिए। तो मैं कोशिश करूंगी कि अगर हो सका, आई विल नॉट प्रॉमिस कि मैं दोनों पेपर सॉल्व करवा पाऊंगी, बट डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि जितने पेपर हो सके आपके एचटेट के एग्जाम से पहले सॉल्व करवा दूं, क्योंकि जितने पेपर आप सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आपके क्वेश्चंस माइंड से निकलेंगे, उतना फॉर्मूलाज आपके रिवाइज हो जाएंगे एंड दे विल हेल्प यू अ लॉट इन दैट। और रही फॉर्मूला शीट की बात, 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ उसके लिए, एक लास्ट वीडियो रहती है वो प्रोबेबली सैटरडे या संडे को मैं अपलोड करवा दूंगी। तो सैटरडे संडे में आपको लास्ट फॉर्मूला शीट मिल जाएगी, उन सारे फॉर्मूलाज के बना के पेजेस और अपने रूम में लगा लो, आते जाते पढ़ते रहना उन्हें। 2 जनवरी को पेपर होना है आई थिंक, हाँ, क्योंकि पीजीटी का पेपर पहले होता है तो 2 और 3 की डेट है, तो 2 को पहले पीजीटी का पेपर हो जाएगा। लेट्स सी इस बार सेंटर्स कहाँ आते हैं, सेंटर्स होम टाउन आ जाए तो अच्छा ही होगा। लास्ट ईयर भी बहुत ईजी हो गया था सबको इसके लिए। सो ऑल द बेस्ट एंड अपनी अब तो जान लगा के प्रिपेयर कर दो, 15 दिन भी नहीं बचे हैं पूरे।
and please like the video and subscribe the channel. Thank you.